हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लासेस एकदम सरल माध्यम में। बात करें अपनी प्रेजेंट क्लासेस पर, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से बायोलॉजी को। और बायोलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज का टॉपिक होने वाला है आपका सूक्ष्मकाय, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले। तो जब बात करते हैं माइक्रो बॉडीज की, सबसे पहले हमें ये देखना होता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कोई भी संरचना होती है वो आपके किसी भी, चाहे वो जीव हो या पादप हो, उसकी सेल यानी कि कोशिका में पाई जाती है। तो माइक्रो बॉडीज यानी सूक्ष्मकाय आपकी कोशिका द्रव में अवतरित वह संरचना है जिसका निर्माण अंतःद्रव्य जालिका या गोल्जी काय की जो वेसिकल्स होती हैं, जो छोटी तलियां होती हैं, उनके टूटने से इनका निर्माण होता है। तो देखते हैं, सूक्ष्मकाय का निर्माण अंतःद्रव्य जालिका एवं गोल्जी काय की जो वेसिकल्स होती हैं, यानी कि छोटी थैलियां जो होती हैं, इनके टूटने से होता है। वेसिकल्स के टूटने से होता है। तो इनका निर्माण होता है आपका गोल्जी काय की जो छोटी थैलियां होती हैं उनके टूटने से, या फिर अंतःद्रव्यी जालिका की उनकी उपस्थिति होती है आपकी कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में एक संरचना के रूप में। ये एकक कला जिसे हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, एकक कला द्वारा घिरी हुई थैलियां होती हैं। इनको भी हम थैलियां ही कह सकते हैं, थैलियां होती हैं। जो सूक्ष्मकाय होते हैं ये भी आपके कहीं ना कहीं एक थैलियों की आकृति के होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये भी थैलियों के समान होते हैं। तो ये था इसके बारे में कि यह अंतर्द्रव्यी जालिका या गोल्जी काय के जो वेसिकल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे जो थैलियां होती हैं, उनके टूटने से इनका निर्माण होता है, और यह एकक कला द्वारा घिरी हुई थैलियां या आकृतियां, संरचनाएं ये होती हैं। अब बात करें यदि इसकी हम प्रकार की, तो सूक्ष्मकाय जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पेरोक्सिसोम्स, दूसरा होता है आपका ग्लाइऑक्सिसोम्स, और तीसरा जो है वो होता है आपका स्फीरोसोम्स। तो ये आपके 3 प्रकार होते हैं सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रो बॉडीज के। तो माइक्रो बॉडीज के आपके 3 प्रकार होते हैं, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स और स्फीरोसोम्स। अब बात करते हैं हम इसके सबसे पहले प्रकार यानी कि परऑक्सीसोम्स के बारे में। परऑक्सीसोम्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इसकी खोज, जो परऑक्सीसोम्स हैं, इसकी खोज आपके टोलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। टोलबर्ट ने की थी 1969 में। परऑक्सीसोम्स की जो खोज जो है वो टोलबर्ट ने 1969 में की थी, और इनका निर्माण भी अंतःद्रव्य जालिका से ही होता है। बात करें इनके निर्माण की, तो परऑक्सीसोम्स का निर्माण जो है वो अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा ही होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है, और इसकी खोज जो है टोलबर्ट ने 1969 में की थी।
यदि हम बात करते हैं यानी कि उपस्थिति की, और उपस्थिति के अलावा ये जो आपकी संरचनाएं होती हैं ये भी आपकी पीएलपी द्वारा निर्मित एकक कला, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एकक कला मीन्स होता है आपका यूनिट मेम्ब्रेन। पीएलपी यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन द्वारा निर्मित एकक कला से घिरी रहती हैं। ये संरचनाएं भी आपकी इनसे घिरी रहती हैं। अब बात करें अगर हम पेरोक्सिसोम्स की उपस्थिति की, पादपों में इनकी उपस्थिति जो पादपों में होती है वो प्रकाशीय श्वसन करने वाले पादपों में पाई जाती है, अर्थात वे पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनमें इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो पादपों में अगर बात करें तो प्रकाशीय श्वसन करने वाले पादपों में। यदि बात करें हम जीवों की यानी कि जंतुओं की, तो जंतु कोशिका में यह है यकृत में और वृक्क में इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। यकृत मीन्स जो होता है ये आपका लिवर, और वृक्क मीन्स होता है आपका किडनी। तो इनमें इनकी उपस्थिति हम देख सकते हैं। तो ये था आपका पेरोक्सिसोम्स के बारे में, किसकी खोज टोलवर्ट ने 1969 में की थी। इनका निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही होता है और यह पीएलपी द्वारा निर्मित एकक कला से घिरी हुई रहती हैं। बात करने की उपस्थिति की, तो पादपों में यह प्रकाशीय श्वसन करने वाली कोशिकाओं में, प्रकाशीय श्वसन करने वाले पादपों में इनकी उपस्थिति होती है, और जंतुओं में यकृत और वृक्क में ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में। तो देखते हैं, तो ये जो ग्लाइऑक्सीसोम्स है, ग्लाइऑक्सीसोम्स की जो खोज वो वीवर्स ने की थी 1961 में, लेकिन इसका जो नाम है ग्लाइऑक्सीसोम्स वो वीवर्स ने नहीं दिया था, ये नाम दिया था आपके डेवाजियर्स ने। एक वैज्ञानिक थे डेवाजियर्स, इन्होंने ये नाम दिया था। इसका जो नाम है ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये दिया था आपका डेवाजियर्स ने। यदि बात करें हम इनकी उपस्थिति की, तो इनकी उपस्थिति मुख्यतः विभिन्न किस्म के बीजों में होती है। विभिन्न किस्म के बीज, विभिन्न किस्म के बीज जिनमें वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि ऐसे बीज जिनमें वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, जैसे आपके मूंगफली और अरंड। ये जो आपके बीज होते हैं इनमें क्या होता है, वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन होता है, और इसी प्रकार के बीजों में जो है आपका कि ग्लाइकोऑक्सीसोम्स जो है ये आपका सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज जो है इसका पार्ट जो इसका ये है, ये आपका इनके बीजों में पाया जाता है। इसके बाद जब बीज अंकुरित होते हैं, यानी कि बीजों के अंकुरित होने पर, यानी कि अंकुरण की क्रिया होने पर ये जो आपका ग्लाइकोसोम्स है, अंकुरित होने पर ग्लाइकोऑक्सीसोम्स वसा को घुलनशील शर्करा यानी कि शुगर में परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो ये था आपका ग्लाइऑक्सीसोम्स
सोम्स। अब हम बात करने वाले हैं इसके तीसरे प्रकार यानी कि स्फीरोसोम्स के बारे में कि स्फीरोसोम्स की खोज किसने की। तो देखते हैं, स्फीरोसोम्स इसकी खोज दो वैज्ञानिक थे, पार्नर एवं डेनाजियर्ड। इन दोनों ने मिलकर के 1953 यानी कि 1953 में स्फीरोसोम्स की खोज 1953 में पार्नर एवं डेनाजियर्ड ने मिलकर के की थी। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण स्फीरोसोम्स का निर्माण जो है कि आपका अंतर्द्रव्यी जालिका और गोल्जी इकाई की जो वेसिकल्स होती हैं इन्हीं से होता है। इसका निर्माण अंतर्द्रव्यी जालिका एवं जो आपका गोल्जी इकाई की जो वेसिकल्स हैं इन्हीं से होता है। इसका निर्माण अंतर्द्रव्यी जालिका एवं गोल्जी इकाई की जो वेसिकल्स होती हैं इन्हीं से होता है। उपस्थिति की बात करें तो यह मुख्यतः पादपों में ही मिलता है, या हम कह सकते हैं मात्र पादपों में ही मिलता है। अब इसका एक मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि यह वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण, संश्लेषण और स्थानांतरण करता है। इसका जो एक मुख्य कार्य होता है वो ये है कि ये वसा में घुलनशील या वसायुक्त या वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज, संग्रहण और संश्लेषण जिसे बोलते हैं सिंथेसिस, और स्थानांतरण जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ये काम ये करता है। तो इसका ये मुख्य कार्य होता है कि वसा में घुलनशील या वसायुक्त पदार्थों का संग्रहण और जो है कि संश्लेषण और स्थानांतरण करता है। तो ये थे आपके तीनों प्रकार सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रोबॉडीज के, पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइकोक्सीसोम्स और स्फीरोसोम्स। इनके अलावा एक संरचना और होती है जो कि इनके द्वारा संबंधित नहीं, यानी कि इनके नाम के समान है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसोम। माइक्रोसोम जो इनसे संबंधित नहीं है। तो अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा माइक्रोसोम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोसोम के बारे में, जो कि आपके सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी से बिल्कुल अलग है। ये अलग से एक परिभाषा है आपकी माइक्रोसोम। चलिए तो बात करते हैं माइक्रोसोम के बारे में। तो जो आपकी कणकामय अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, कणकामय अंतर्द्रव्यी जालिका के टूटने के बाद, कणकामय अंतर्द्रव्यी जालिका के टूटने के बाद उसके जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं। टूटने के बाद टुकड़े जो होते हैं उन टुकड़ों की कलाएं यानी कि मेम्ब्रेन, बाहरी परतें, मेम्ब्रेन होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। और जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो इनके ऊपर एक प्रेशर लगता है यानी कि दबाव पड़ता है, जुड़ जाती हैं और दबाव के कारण राइबोसोम युक्त एक गोल संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना का निर्माण हुआ है, ये जो संरचना इसकी बनती है गोल राइबोसोम युक्त एक गोल संरचना का निर्माण होता है। इसी संरचना को जो है कि हम माइक्रोसोम कहते हैं।
यही जो गोल संरचना है इसी को माइक्रोसोम कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे एक शब्द आया आपका कणिकामय अंतर्द्रव्यी जालिका। तो ये वाला जो शब्द है कणिकामय अंतर्द्रव्यी जालिका, ये हम आपको अंतर्द्रव्यी जालिका वाले पूरे भाग में समझा चुके हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उसके जो पार्ट्स बताए थे उसमें से हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। फिर भी आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जैसे कि ये जो जालिका होती है अंतर्द्रव्यी जालिका, ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी वे कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और इनके ऊपर यानी जो अंतर्द्रव्यी जालिका है कणिकामय अंतर्द्रव्यी जालिका, इनके ऊपर राइबोसोम्स की परत पाई जाती है। राइबोसोम्स की परत यानी कि इनकी सतह पर, ये कह सकते हैं इनकी सतह पर राइबोसोम्स की परत पाई जाती है। इसीलिए तो यहाँ पर राइबोसोम युक्त तो एक गोल आकृति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो उसके टूटने के साथ साथ जो कलाएं टूटेंगी, कलाओं के साथ साथ राइबोसोम भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े जो होते हैं वो अलग होंगे। और इसी प्रकार से जब ये आपस में इनकी जो कलाएं जुड़ जाती हैं तो दबाव के कारण राइबोसोम युक्त ही एक गोल आकृति या संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम माइक्रोसोम कहते हैं। तो ये था आपका माइक्रोसोम के बारे में एक डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल VS क्लासेस झांसी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।